ऋग्वैदिक काल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि वैदिक काल के बारे में, किस तरीके से वैदिक काल चला और कौन कौन से वहाँ के सामाजिक जो कहाँ उसके देवता कौन कौन थे उस समय, और दोस्तों उस समय किस तरीके से परिवार चलता था, दोस्तों उस समय किस तरीके से जनपद का आगमन हुआ। दोस्तों तो दोस्तों इस जो ऑडियो है इसके अंदर हम पूरा समझेंगे दोस्तों क्या क्या है इसके अंदर, किस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों समझते हैं। पहले समझते हैं दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल हम सभी जानते हैं जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है तो इंडो आर्यन का आगमन होने लग जाता है। इंडो आर्यन का मतलब है दोस्तों जो ईरान से आए थे, जो मध्य एशिया के दो क्षेत्र हैं दोस्तों, जैसे कि सेंट्रल जो एशिया पड़ता है ना, उधर की तरफ से वो आए थे, तो जिनको एंड्रोनोवा की संस्कृति कहा जाता है। और ये दोस्तों लगभग सहस्त्रीय शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आए थे मध्य एशिया से, जिसको बैक्टीरिया मार्जियन आर्कियोलॉजिस्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और लगभग दोस्तों 2900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास ये अफ़गानिस्तान क्षेत्र में आए। फिर दोस्तों बैक्टीरिया के जो बाल्कन क्षेत्र जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सभी इलाकों में दोस्तों धीरे धीरे दक्षिण मध्य एशिया में फैलते हुए ये भारत की ओर आने लगे। दक्षिण उज़्बेकिस्तान से उत्तर भारत है उसका जो अफ़गानिस्तान ये इलाका था, वहाँ पर तो दोस्तों वहाँ पर साक्ष्य भी मिले हैं। जो चीनी मिट्टी थी उसका साक्ष्य मिला, जैसे गांधार की संस्कृति दोस्तों हम सभी पता है दोस्तों, जो यूनान था वहाँ की संस्कृति को मिलाकर गांधार की संस्कृति का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो उस संस्कृति से जहाँ पर दोस्तों दफनाने की प्रथा के बारे में भी प्रमाण मिलता है, यानी कि दोस्तों उस समय वो लोग थे जो दफनाने का वहीं से ही रीति चली आई थी। और दोस्तों एंड्रोनोवा की संस्कृति जो हम पहले ही बता चुके हैं, आर्य संस्कृति, इनके जीवन में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, जैसे वहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों वो थे घोड़े, स्पोक वाला पहिए का उपयोग करना, अंतिम संस्कार की विधियाँ, भोजपत्र, ये सभी दोस्तों भूमिगत निवास में रहना, और जैसे सोम का पेय करना, उस समय जो दारू बनती थी, ये सभी दोस्तों इनका कार्य होते थे। इसलिए दोस्तों इस संस्कृति को ना प्रोटो इंडो जो ईरानी संस्कृति इसको कहा जाता है। दोस्तों इसी हम इसके अंदर महत्वपूर्ण बात को समझें तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि इस समय घोड़ों को पालने का यहीं से शुरुआत हुई थी। और दोस्तों स्वात जो नदी आपको सभी पता है, वहाँ से ही, जो कि स्वात नदी के किनारे से है, जो स्वात घाटी है वहीं पे, तो वहीं से ही दोस्तों घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। सबसे पहले साक्ष्य 1500 ईसा पूर्व के आसपास दोस्तों, जो हम पहले ही बता चुके हैं, बैक्टीरिया जो क्षेत्र इलाका है दोस्तों, वहाँ पे घोड़े का जो पालन था उस समय शुरू हुआ तो हो गया था। और दोस्तों स्वास्थ्य के भी सबूत मिले हैं, और जो आंशिक देह संस्कार है उसके भी सबूत जो कि एशिया के आसपास मिले हैं दोस्तों। अफगानिस्तान से इलाका जो उज़्बेकिस्तान से आता है, ये सभी दोस्तों यहाँ से जो आर्य थे उनका प्रमाण मिलता है दोस्तों। यहाँ पे लगभग दोस्तों कब्रिस्तान भी हैं, पशु पालने के लिए आवाजाही सबूत मिलते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जैसे प्रोटो शहरी संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं कि उनको शहरी बसा कर रहते थे। लेकिन दोस्तों यदि हम समझें कि इनका आगमन होता है तो हम सबसे महत्वपूर्ण ये करता है कि ये आक्रमण था भारत पे आर्यों का, या फिर ये ऐसे ही था दोस्तों। तो यदि हम महत्वपूर्ण समझें तो दोस्तों कोई ये आर्यों का आक्रमण था नहीं। तो ध्यान से समझते हैं दोस्तों क्या था इसके अंदर। जब ये मध्य एशिया जो दक्षिण एशिया का जो मध्य एशिया था वहाँ की तरफ से आते हैं, तो दोस्तों ये लगभग जो बैक्टीरिया का इलाका था वहीं से ही आते हैं। और दोस्तों जिसे हम बहलिका क्षेत्र भी कहा जाता है, जो कि बाहरी क्षेत्र यानी कि बहलिका क्षेत्र यानी कि बाहरी क्षेत्र, और इसका उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में तो मिलता नहीं है जो बहलिका क्षेत्र है। और दोस्तों यदि हम महत्वपूर्ण समझे इसके अंदर जब ग्रंथ लिखे जाते हैं आगे, तो उसके अंदर ये बहलिका क्षेत्र का वर्णन मिल जाता है। दोस्तों लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास गुप्त काल का आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे जो बहलिका का विजेता का होने का संकेत ही मिलता है, यानी कि जो दोस्तों बाहर के देशों से किस तरीके से राजा जीत हासिल किए थे। जिसे आपको पता होगा दोस्तों विक्रमादित्य ने पूरा दोस्तों इलाका पूरा 97 ईसा पूर्व का उसने कैलेंडर उसने चालू किया था दोस्तों, वहाँ तक पूरा आक्रमण कर दिया था, यानी कि दोस्तों वहाँ तक मध्य एशिया तक उनका शासन चलता था। जो सिंधु नदी के 7 मुहानों पर दोस्तों उसके अंदर बताया जाता है कि जो 7 मुहाने थे सिंधु नदी के, और इसके अंदर सारे कुछ बताया गया दोस्तों। भले ही दोस्तों ये विजय भले हकीकत ना हो, लेकिन दोस्तों ये हमें बताता है कि ये यहाँ का जो राज शासन था दोस्तों यहाँ तक चलता था। और दोस्तों यदि हम एक और समझें इसके अंदर महत्वपूर्ण बातों को दोस्तों, जैसे कि ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है दोस्तों कई नदियों का, जिसमें सिंधु नदी भी आती है दोस्तों। इसके अंदर हैरात का उल्लेख मिलता है, जो कि दोस्तों आपको पता ही होगा
क्योंकि दोस्तों जो अफ़गानिस्तान का एरिया वहीं पे दोस्तों जो आर्य थे वहाँ बसने आए थे उधर की तरफ से। जब मध्य एशिया से आए तो दोस्तों अफ़गानिस्तान जब हिंदू कुश पर्वत पड़ा तो वहीं से तो दोस्तों आर्य आएंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से जब आगे को आर्य बढ़ते हैं तो ऋग्वेद में इसका सब कुछ उल्लेख मिलता है। दोस्तों अब पतंजलि ने जो अपनी किताबें लिखी हैं जितनी भी दोस्तों, उसमें भी दोस्तों साकेत नाम से अयोध्या का नाम मिलता है दोस्तों। इसके अंदर यही बताया गया है कि यवन का आक्रमण हुआ था। ये सभी बातें दोस्तों उसके अंदर बताई जाती हैं। और दोस्तों जब ये आगे आती है दोस्तों सिंधु नदी आपको पता ही होगा, अफगानिस्तान में कुबा नदी बहती है। तो जो कुबा नदी उसकी 5 शाखाएं हैं, उसमें सिंधु नदी जैसी कुछ नदियों का भी उल्लेख मिलता है जो ऋग्वेद के अंदर पूरा बताया जाता है। और दोस्तों एक नदी थी वो थी सरस्वती, वो तो दोस्तों लिप्त हो चुकी है, हम सभी जानते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही वो लिप्त हो चुकी थी 1900 ईसा पूर्व के आसपास। जब लोग चन्हू से आगे जाने लगे तो दोस्तों 1900 ईसा पूर्व के आसपास। जब ये दोस्तों यदि हम एक और देखें तो एक घग्गरा नदी आपको मिल जाएगी राजस्थान के इलाके के आसपास और हरियाणा के आसपास। ये सभी चीज़ें दोस्तों इसमें वर्णित मिलती हैं। और इसी के बीच दोस्तों एक थी हेलमंद नदी, वो भी दोस्तों है नहीं दोस्तों। और फिर उसके बाद यदि हम समझें जब ये आने लग जाते हैं तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इसको जो आर्य थे वो कहने लगते हैं कि जो 7 नदियों की भूमि इसको कहा जाता है जो भारतीय उपमहाद्वीप था। और दोस्तों हम भारतीय के बारे में एक और जानकारी लें तो दोस्तों जो आर्य शब्द है आखिर ये आया कहाँ से, क्या था इस आर्य का मतलब। आर्य का हम अर्थ सभी जानते हैं कि श्रेष्ठ था। तो दोस्तों इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद के अंदर लगभग 36 बार उल्लेख मिलता है। और दोस्तों यदि हम संस्कृत समुदाय के, हम सभी जानते हैं संस्कृत ये जो ऋग्वेद था ये लिखा गया था इन संस्कृत समुदाय के बीच में ही, जिसकी भाषा दोस्तों इंडो आर्यन थी। इसी से दोस्तों संस्कृत का जन्म होता है, इसी से हिंदी का जन्म होता है। तो दोस्तों यदि हम समझें कि जो इसमें महत्वपूर्ण ये करता है कि ये सब हम यानी कि इनको आर्यों को विदेशी मूल का कहा जाता है, ये विदेश के थे, ये भारत में नहीं थे। कई कई लोगों की अलग परिभाषाएं हैं दोस्तों। इसको जो कि दोस्तों यूरोपीय भाषाओं का परिवार माना जाता है। दोस्तों इसके अंदर एक शब्द था, वो था दोस्तों मुंडा और द्रविड़। ये शब्द दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये दक्षिण भारत के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये शब्द दोस्तों ऐसा लगता है कि शायद ये हड़प्पा सभ्यता से मैच करता हो। जैसे जो हड़प्पा सभ्यता के थे वो दोस्तों शांत स्वभाव के थे। दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण आता है कि यहाँ पे देवता कौन कौन से थे। तो देवता दोस्तों जैसे अग्नि हो गए, इंद्र हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गए, ये सभी देवता की पूजा यहाँ पे होती थी। और दोस्तों हम इसके अंदर एक ऋग्वेद को समझ लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों ध्यान से सुनना दोस्तों, ये ऑडियो ही है और इसको हेडफोन के द्वारा दोस्तों सुनना है। दोस्तों जब ये इसके अंदर आपको पता होगा जो ऋग्वेद है दोस्तों इसके अंदर जो कि 10वां मंडल है। और दोस्तों 10वां मंडल उसको तो दोस्तों जो पहला जो दूसरा मंडल है दोस्तों इसी के बीच दोस्तों ये आसपास दोस्तों नए मंडल कहा जाता है इनको। और दोस्तों जो कि दोस्तों 10वें खंड से जो पहले पड़ता है, ये इन जो पहला 10वां था दोस्तों वो तो था शुरू में लिखा गया था। जो दूसरा और जो 7वां खंड था वो जो मतलब उससे भी पहले का थोड़ा जो दोस्तों नया था वो था दोस्तों पहला और 10वां मंडल। दोस्तों इसी के आसपास यही, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कुछ ग्रंथ हो गए, जैसे आवेस्ता हो गया। आवेस्ता जो पारसियों का ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों, इसी के अंदर भी ये सब बातें वर्णन मिलती हैं। दोस्तों जो यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक से मिलता है, जिसे एक अभिलेख मिलता है दोस्तों इराक से। दोस्तों इसी के बीच दोस्तों एक महत्वपूर्ण ये बात करता है जैसे 19वीं शताब्दी के आसपास एक अनातोलिया जिसे दोस्तों तुर्की के नाम से जाना जाता है, यहाँ से एक हित्तित अभिलेख मिलता है जो कि आर्यों के बारे में बताता है। और दोस्तों 1400 ईसा पूर्व के आसपास ग्रीस में माइसिसियन नाम का एक अभिलेख मिलता है। ये तो दोस्तों इसके अंदर अभिलेख के बारे में समझ रहे होंगे किस तरीके से कौन कौन से अभिलेख मिले थे। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों वो था दोस्तों इराक में मिला हुआ अभिलेख 1600 ईसा पूर्व के आसपास कस्तीस अभिलेख। और दोस्तों एक तो सीरिया से अभिलेख मिला, सीरिया से एक अभिलेख मिला दोस्तों, फिर जिसको मित्तानी अभिलेख भी कहा जाता है। ये अलग अलग उनके नाम थे दोस्तों। और भारत में आर्यों का आगमन दोस्तों कई चरणों में हुआ था। सबसे पहला चरण तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में हो गया। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा दासराय का युद्ध हुआ था दोस्तों। आपको इसका वैदिक में आपको वेद में भी मिल जाएगा, सारा कुछ ये सब कुछ बताया गया है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास दोस्तों उपमहाद्वीप में ये आए थे। उनका जो स्वदेशी निवासी था वो संघर्ष उनके बीच हुआ। तो दास और दासियों इनके बीच संघर्ष होता है। और प्राचीन ईरानी साहित्य
उसके अंदर भी दासों का उल्लेख मिलता है। और जो प्राचीन आर्य थे दोस्तों, उनकी एक शाखा थी, जैसे कबीला होता था उनका खुद का। और दोस्तों इसमें जैसे क्या होता था, इनका अलग से आपको पता होगा, जो अभी मैं बता भी चुका हूँ, जो दोस्तों 10 राजा के बीच युद्ध हुआ था ना दोस्तों, सुदास के राजा के बीच, तो ये सब इसके अंदर पूरा वर्णित मिलता है। ऋग्वेद में इनके बीच युद्ध हुआ था, तो इसके अंदर जो दास्य थे वो हार गए थे, जो सुदास थे वो जीत चुके थे। तो दोस्तों ये तो आसान था। अब दोस्तों इसके अंदर एक, जब ये आर्य का आक्रमण हुआ था तो इसके बीच तो कुछ संघर्ष हुआ होगा, कुछ मेल मिलाप हुआ होगा दोस्तों, उसको समझ लेते हैं। जब इंडो आर्यन भारत में आते हैं तो लोग उनका विरोध भी करते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जब ये हार जाते हैं, आर्यों से शत्रु हार जाते हैं। ऋग्वेद में दोस्तों जो इंद्र है उसको पुरंदर कहा जाता है, जिसका अर्थ है दोस्तों कि जो आवासीय परिसर है उनका विनाश कर देना, अपना कब्जा जमाना इंद्र का कार्य थे। हालांकि दोस्तों इसके जरिए हम आर्यों के जो सबसे पहले जो इनमें जो भी संरचनाएं हैं उनकी पहचान तो नहीं कर सकते, लेकिन जिनमें से दोस्तों कुछ उत्तरी अफगानिस्तान हो गया और इंडो आर्यन की जो जगह थी उससे दोस्तों सफल रहे, क्योंकि दोस्तों इनके पास ना, उनके पास हथियार भी थे। और दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये अपने ऊपर कब्जा लगा के रहते थे, तो ये संघर्ष करने में तो आसान था इनको। तो दोस्तों यहाँ पे ये मेन बात ये लगती है कि जो जब ये अपने शत्रुओं को हराने के लिए, इसके अंदर बताया जाता है कि उन्होंने हथियारों का प्रयोग किया, जैसे इंद्र को देवता हो गया, जो दोस्तों कहा जाता है कि वो हर चीज़ का विनाश कर देता है, और ये दोस्तों हर चीज़ में सफल रहे। और इनकी संरचना को उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों जो हथियार है उनका तो कवच के बारे में वर्णन मिलता है दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में वर्णन मिलता है। दोस्तों हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये पावरफुल व्यक्ति थे। और ये जब कबीलाए ये आए तो इनको, जब ये 5 जनजाति थी, परंपरा के अनुसार ये कहा जाता है ये 5 जनजाति थी, और जिन्हें 5 जन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अन्य जनजाति भी हो सकती है, क्योंकि एक जनजाति नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा हो सकती है। आर्य आपस में लड़े दोस्तों, कभी कभी तो इस लड़ाई को दोस्तों उन्होंने अनार्यों का भी समर्थन दिया था, जो दोस्तों भारतीय लोगों को कहा जाता है। अनार्य इनको भारतीय लोगों को कहते थे। ये भारत और जैसे जैसे त्रिशत्रु शासक हो गए, उनके बीच दोस्तों जैसे उनके गुरु थे दोस्तों, गुरु वशिष्ठ उनका समर्थन करते थे। भारत की जनजाति के नाम पर जैसे उनका नाम ही भारतवर्ष पड़ा था, आपको पता ही होगा। जो भारतवर्ष, जो भरत थे, भरत राजा भरत, उसकी शकुंतला के बेटे थे दोस्तों। उसको दोस्तों हम समझ चुके हैं, आपको वीडियो देखना होगा वो वाली जो हमने बताया उसमें, कि भारत का नाम किस तरीके से भारत पड़ा था। तो दोस्तों उससे अब हम मेन बात को लेते हैं टॉपिक के, ऋग्वैदिक काल में किसका इसके आक्रमण हुआ, क्या क्या किस तरीके से क्या सही था। तो दोस्तों जब ये इसके अंदर बताया जाता है कि भारत का नाम, भारतवर्ष इसी नाम पर ही पड़ता है। भारत शासक जो वंश थे दोस्तों, जैसे 10 राजा थे, उनके बीच लड़ाई हुई थी और 5 जनजातियाँ थी दोस्तों। उसके जो मुखिया थे वो दोस्तों अनार्य, जो 5 जनजातियाँ अलग थी। और दोस्तों भारत ने जिन 10 जो प्रमुख जो संघर्ष उनके साथ किया था ना, राजाओं के साथ, तो उनको ही कहा जाता है दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध। यह लड़ाई दोस्तों परूसनी नदी के किनारे लड़ी गई थी, जो कि आज रावी नदी के साथ आपको पता चल जाए दोस्तों, उसको रावी नदी के आसपास इसको दिया जाता है। इसमें दोस्तों सुदास जीते थे, आपको पता ही होगा। फिर भरत वंश था, उसने आधिपत्य कर लिया था। इसके बाद दोस्तों जब ये आगे बढ़ने लगते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक पुरु वंश होता है दोस्तों, जो कि पुरु वंश होता है तो क्या होता है दोस्तों, वो भरत वंश से मिल जाता है तो दोस्तों कुरु वंश का निर्माण हो जाता है। दोस्तों आपको पता होगा पांडव कौरव इसी वंश से संबंधित रखते थे। और कुरु वंश के बाद दोस्तों पांचाल हो गए, ये सब आपस में मिल जाते हैं और ये दोस्तों शासन करने लग जाते हैं। इन्हीं से आगे बढ़ता है दोस्तों महाजनपद। तो दोस्तों अब आपको देखना होगा कि इसके अंदर ये शासक आए थे यहाँ पे, तो ये कृषि भी करते होंगे, पशुपालन भी करते होंगे। तो दोस्तों हमें इसके अंदर पशुपालन के बारे में प्रमाण मिलता है। इसके अंदर जैसे घोड़े हो गए दोस्तों और रथ हो गए, ये सभी तो दोस्तों इनके लिए हथियारों के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन दोस्तों इनको कृषि करनी तो आती थी, लेकिन ये मतलब दोस्तों इतना नहीं जानते थे। जिससे कि दोस्तों आपको पता होगा काकेशिया क्षेत्र में दोस्तों जो स्पोक के पहिए हैं, स्पोक के पहिए जो रथ के पहिए लगाए जाते हैं ना, तो उसके प्रमाण वहीं से ही मिलते हैं, इस काकेशिया से। तो दोस्तों इसके अंदर तो दोस्तों इतना ही था। और दोस्तों इसके अंदर एक अलग बात थी, जिससे कि ऋग्वेद के लोग तो कृषि में बेहतर ज्ञान रखते थे, लेकिन दोस्तों इसके अंदर धीरे धीरे फसल आगे बढ़ते, इनको आगे जैसे दोस्तों आपस में जब मिलन हो जाता है, जो द्रविड़ थे और दोस्तों जो आर्य थे, आपस में वो कर लेते हैं दोस्तों मिलाप। तो दोस्तों उनकी वजह से फिर दोस्तों क्या होता है, आगे बढ़ के जो कृषि है उसमें भी सुधार कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि आर्य इतना जानते तो थे नहीं थे,
वह लोग दोस्तों बुवाई से कटाई से परिचित थे, लेकिन दोस्तों ज़्यादा उतना ध्यान नहीं रखते थे। आपको पता ही होगा कि उन्हीं की वजह से ही ज्योतिष विज्ञान भारत में प्रवेश किया था। और दोस्तों मौसमों के बारे में भी वो जानते थे। वैदिक लोगों के साथ दोस्तों जुड़े जो क्षेत्र थे, उनमें जो जो आ रहे थे दोस्तों, कृषि का ज्ञान भी रखते थे। और लेकिन दोस्तों इसके अंदर जैसे कि जो क्या करते थे, ये अधिकतर दोस्तों कृषि का ज्ञान तो रखते थे, लेकिन ये चारा उत्पादन के लिए ही करते थे केवल। भोजन के लिए तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये मांस फांस खाते होंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो चारा था, आपके हिसाब से दोस्तों क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन दोस्तों इसके अंदर यही मेरे को लगता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो सबसे प्रमुख जो पशु था दोस्तों वो होता गाय। उनको माता कहा जाता है। जैसे बैल हो गया, तो इन लोगों को दोस्तों कृषि आधारित माना जाता था। और दोस्तों अधिकांश युद्ध दोस्तों गाय के लिए ही होते थे। आपको पता ही होगा जितने भी युद्ध हुए हैं, आपको पता होगा। जैसे जो परशुराम थे, परशुराम जी का जो जमदग्नि दोस्तों ये हो गए, तो ये सभी दोस्तों इनके बीच गाय इनकी चुरा ली थी, तो इन्हीं के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों। मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये इतिहास भी है, इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। और दोस्तों फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये गायों के लिए युद्ध करते थे, तो दोस्तों गाय इनके लिए धन मानी जाती थी। हम सभी सकते थे दोस्तों, जब भी दोस्तों पुजारियों को दान में देते थे ना दोस्तों, गाय दी जाती थी। जैसे ऋग्वेदिक के लोग थे, वो दोस्तों चराई और खेती करते थे, तो केवल दोस्तों गाय के लिए करते थे। गाय के लिए निजी संपत्ति हो गई ये सभी। जैसे ऋग्वेद में दोस्तों बढ़ई, रथ निर्माता, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, ये सभी का उल्लेख मिलता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे शिल्पकारी भी जानते थे। तांबे कांस्य के लिए दोस्तों इस्तेमाल, जैसे आयास के बारे में बताया जाता है, जो कि दोस्तों धातु कही जाती है। और दोस्तों ये सब इनके अंदर ज्ञान था, यानी कि बहुत कुछ जानते थे। लेकिन दोस्तों ये इनमें कहा जाता है कि समुद्र से आगे नहीं जा सकते थे। इसमें कहा जाता है कि वेदों में कि समुद्र से आगे मत जाइए, वहाँ पे खराब लोग रहते हैं। तो दोस्तों समुद्र का वर्णन केवल दोस्तों ये पानी के विस्तार के बारे में दर्शाता है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ बताया नहीं गया है। फिर दोस्तों इसके अंदर एक आपको पता ही होगा, मैं बता ही चुका हूँ, जैसे पुर शब्द हो गया। आपको पता होगा आगे आगे अपने गाँव के आगे पुर कोई लगाता है, इस तरीके से दोस्तों उस समय भी ये होता था। तो दोस्तों ये तो था ऋग्वेद के बारे में, क्या क्या था उसके अंदर, ये सब इसके अंदर मिलता है दोस्तों। फिर दोस्तों इसी बीच इसके अंदर आसपास दोस्तों जैसे कि एक महत्वपूर्ण ये करता है कि जैसे घोड़े थे, घोड़े के प्रमाण में दोस्तों मिलते हैं, घोड़े की हड्डियों के बाद में मिलता है दोस्तों। तो ये क्या बताता है दोस्तों, एक भगवानपुर नाम का जिला है दोस्तों। भगवानपुर आसपास ये पड़ता है, हरियाणा के आसपास या पंजाब के तीनों स्थलों के आसपास ये पड़ता है। इसके अंदर दोस्तों मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, साथ ही साथ दोस्तों जो घोड़े की हड्डियाँ वो पाई गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो सिंपल था, इतना कठिन था नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि जब ये आए कृषि करने लगे, तो भाई इसका कबीला का कोई मुखिया भी तो होगा। तो जब ये कबीला का मुखिया कौन होता था, वो था राजन दोस्तों। जो कि दोस्तों कबीला का मुखिया के जो भी मुखिया होता था उसके अनुसार सब लोग काम करते थे, तो इसे राजन कहा जाता था। ये पद दोस्तों वंशानुगत होता था, इसके धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ता जाता है, ये महाजन पद में बदलते जाते हैं। ये समिति अपनी बनाते थे दोस्तों, सभा करते थे, गण होता था इनका, ये सब इनके कार्य होते थे। इसके अंदर दोस्तों महिलाएं भाग लेती थी, क्योंकि दोस्तों उस समय ऋग्वैदिक काल था। जब उत्तर वैदिक काल आया था दोस्तों, तब स्थिति महिलाओं की खराब हो चुकी थी। वो दोस्तों हम फिर किसी वीडियो में समझेंगे। इसमें जो सबसे प्रमुख जो संत थे, यानी कि पुरोहित, जो कि दोस्तों गुरु वशिष्ठ थे और गुरु विश्वामित्र थे। जो गुरु वशिष्ठ थे दोस्तों, वो तो दोस्तों जो कि रूढ़िवादी विचारधारा के थे। विश्वामित्र दोस्तों थोड़े उदारवादी थे। आपको पता होगा विश्वामित्र हर बात पे क्रोध करते थे, आपको उसके अंदर बताया जाता है। और आपको पता होगा कि इसके अंदर इनकी तपस्या भंग की भी की थी, आपको इसके अंदर दिया भी गया। और आपको पता होगा दोस्तों विश्वामित्र के द्वारा ही गायत्री मंत्र की रचना की गई थी आर्यों के लिए। लेकिन दोस्तों आगे चल के क्या होता है, इसको जो शूद्र थे उनसे अधिकार छीन लिया जाता है, और दोस्तों महिलाओं से भी। इस तरीके से दोस्तों वैदिक पुजारी थे दोस्तों, थोड़ा राजा के लिए ज़्यादा अपना अच्छा मानते थे। तो दोस्तों इसके अंदर ये भेदभाव दिखता है जब ये उत्तर वैदिक काल आता है। इसके अंदर जैसे बलि प्रथा के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, बलि में राजा उसको उपहार देता था। ये सभी चीज़ें बातें दोस्तों इसके अंदर मिलता है। लेकिन दोस्तों एक समझने की बात है कि उस समय धोखाधड़ी भी होती थी, जब उन्होंने ये समाज जब बनाया। क्योंकि दोस्तों समाज भगवान ने नहीं बनाया, इंसानों ने खुद बनाया है। तो तब दोस्तों ये राजा था, राजा अपनी सेना को भी बनाएगा, तो सेना तो कुछ ना कुछ तो लूट खसुट करेगी। जैसे उस आज के समय में जैसे कि एक
आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक प्रधानमंत्री जैसे मंत्री हो गया, उसके जो चेला चपाटी होते हैं दोस्तों, वो तो करते ही हैं। रोज़ का धोखाधड़ी दोस्तों, उस समय भी चोरी हुआ करती थी, गाय चुराते थे लोग। मैं अभी बता भी चुका हूँ, जो परशुराम जी का एग्जाम्पल मैं दे ही चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये तो आसान था, इसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं। आपको इसके अंदर जैसे एक एक वर्णन मिल जाएगा दोस्तों कि जो को जैसे वज्रपति हो गया, जो कि दोस्तों गाँव का होता था, गाँव का कबीला जो समुदाय होता था वो तो दोस्तों वज्रपति। और दोस्तों धीरे धीरे जब वो ग्रामीण प्रमुख बन जाता था तो उसको वज्रपति कहा जाता था। इस तरीके से दोस्तों उनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता था, ये ज़्यादा सिंपल है नहीं दोस्तों। इसके अंदर महत्वपूर्ण ये करता है कि जो कबीला था उनका परिवार, कबीला उनका परिवार होता था, अपनी आधार संरचना होती। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो, जैसे कि लगभग दोस्तों इसके अंदर ऋग्वेद में दोस्तों क्या होता है कि लगभग जो जनजाति थी उनकी कुल जनसंख्या दोस्तों जो कि 100 थी, जो संख्या थी दोस्तों, जो जनजातियाँ थी, जो अभी मैं बता चुका हूँ, जैसे कुरु हो गई, भारतवंश हो गई, इनकी जनजाति कुल 100 थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ दोस्तों, बहुत है, जैसे चेदी वंश के हो गए दोस्तों, साथ ही दोस्तों विदर्भ वंश के हो गए दोस्तों, ये सब इनके अलग अलग वंश के थे। या इक्ष्वाकु वंश हो गया, ये सभी दोस्तों अलग अलग वंश के हैं दोस्तों। ये अलग है, ये सब बातें दोस्तों आपको पुराणों में मिल जाएगी दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वैदिक काल के बारे में। इसमें दोस्तों जन शब्द का उल्लेख दोस्तों 275 बार मिलता है। और जन शब्द आपको पता होगा, धीरे धीरे इसका नाम ही जनपद बढ़ता जाता है, तो क्षेत्रफल आगे और बढ़ता जाता है, ये राजा बन जाते हैं धीरे धीरे, इस तरीके से अपनी साम्राज्य की स्थापना भी करने लग जाते हैं। इसके बीच दोस्तों जो कबीले का समूह था उसको विश कहा जाता था। जो वैदिक जो ऋग्वेद है दोस्तों, उसके अंदर जो कबीला है दोस्तों उसके लिए विश का उल्लेख होता है, जो कि लगभग दोस्तों 170 बार उल्लेख मिलता है। विश शब्द का अर्थ दोस्तों युद्ध की दृष्टि में आपको समझे तो दोस्तों एक कबीला है, छोटा कबीला होता है। ये युद्ध करते थे दोस्तों, आपको पता ही होगा, आर्य थोड़ा गुस्सैले स्वभाव के थे। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे अधिक जो वर्ण है दोस्तों वैश्य के बारे में आपने पता होगा, ये उसी शब्द से निकला है। विश्व शब्द वैश्यों के शब्द से ही निकला है, जो कि दोस्तों छोटा कबीला होता था। ये वेश्यावृत्ति ये कार्य होता है दोस्तों, इसके अंदर ये सभी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। इसके अंदर दोस्तों एक कुल होता था। कुल दोस्तों जैसे कि एक माता का कुल, पिता का कुल, पुत्र का कुल, दास का कुल, किस तरीके से कुल होते हैं आपको पता होगा। कुल अलग होते हैं और अलग अलग इनका कुल होता है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कौन किसका है, किस तरीके से किसका परिवार में से कौन आता है, ये सभी जैसे भतीजे, पोते, चचेरे भाई, ये सभी दोस्तों कुल से संबंधित रखते हैं। ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों आपके लिए है नहीं, ये बिल्कुल दोस्तों आपको महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मातृ शतात्मक और पितृ शतात्मक था, ये सब बातें दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण होता है कि जो पितृ शता जो उस समय दोस्तों आपको पता ही होगा, पैट्रियाटिक जो सोसाइटी उस समय थी दोस्तों। और दोस्तों महिला अपने पति के साथ जो सभाओं में भाग तो लेती थी, उन्हें बलि चढ़ाती तो उस समय भी भाग लेती थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि दोस्तों 5 ऐसी महिलाएं हैं जो भोजन करती थी दोस्तों। इसके अंदर बताया जाता है कि महिला को लेकर में, जैसे कि इसके अंदर कुछ महिला होती थी, जैसे कि आपको पता होगा ना दोस्तों ऋषि मुनि की पत्नियां होती थी। तो ये तो दोस्तों इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार था। जब मैं अभी बता ही चुका हूँ, महिलाओं को सभा में बैठने का अधिकार होता था, उनको भोजन कर सकती थी साथ में। और फिर धीरे धीरे दोस्तों ये क्या होता है, इसके अंदर फिर नीचे गिरावट आने लग जाती है। तो आपको पता होगा ऋग्वैदिक काल में जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उस समय हालत महिलाओं की खराब हो जाती है और प्रथाएं चालू हो जाती हैं, अनेकों प्रथाएं। जैसे आपको पता होगा सती प्रथा। सती प्रथा कहाँ से आई थी दोस्तों, आपको पता होगा जब शिव जी की पत्नी को जब सती हो जाती है, वहीं से सती प्रथा का स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो दोस्तों आसान था, आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको पता होगा कि ये समय बहुपति प्रथा भी थी। ये अलग अलग इनकी किस तरीके से कौन किस तरीके से रहेगा, ये सब इसकी प्रथा थी। यानी कि एक एक जो एक पति होता था उसकी बहुत सारी पत्नियां होती थी, या फिर एक पत्नी के बहुत सारे पति होते थे, इस तरीके से प्रथाएं चलती थी। दोस्तों ये लगभग इस समय क्या था कि 16 वर्ष की आयु में जो विवाह योग्य आयु बताई जाती है उस समय, कि इस समय दोस्तों जो जैसे भाई की विधवा है तो दोस्तों उसकी उससे भी विवाह हो सकता है। जैसे विधवा पुनर्विवाह है, ये सभी दोस्तों उसके अंदर उल्लेख मिलता है। जैसे बाल विवाह के बारे में तो दोस्तों उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बारे में विवाह का उल्लेख मिलता है, जो बाल विवाह होता था दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल था, इस समय हालत थोड़ा ठीक था, लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल के समय धीरे धीरे सामाजिक विभेद शुरू हो जाते हैं। इसे में दोस्तों जैसे कि इसके अंदर लोगों में चेतना जागने लग जाती है, लोग आपस में एक दूसरे से भेदभाव करने लग जाते हैं। जैसे कि
कोई जो इंडो आर्यन थे वो तो श्वेत वर्ण के थे, जो मूल निवासी तो दोस्तों थोड़ा श्याम वर्ण के थे दोस्तों, सांवले थे दोस्तों। तो यहीं से दोस्तों नस्लीय भेदभाव शुरुआत हो जाती है। नस्लीय भेदभाव शुरू होने के बाद दोस्तों आपको पता ही होगा, समाज 4 भागों में बँट जाता है, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सभी बँट जाते हैं दोस्तों। तो इसमें ही दोस्तों इसके अंदर ये भेदभाव आने लग जाते हैं, धीरे-धीरे लोग अपने आपस में बँट जाते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण था, देवता कौन-कौन से थे, हम पहले ही बता चुके हैं। इंद्र, जिसे पुरंदर कहा जाता है, यहाँ पे सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। इसमें कहा जाता है दोस्तों जो राक्षस थे, उन पे जीत हासिल करने के लिए इंद्र का प्रयोग किया गया था। इंद्र एक सेना नायक था। उसने दोस्तों उसके लिए तो दोस्तों ऋग्वेद के अंदर 250 श्लोक समर्पित हैं। जैसे वृष्टि के देवता जिसको कहा जाता है, वर्षा का उत्तरदायी वही माना जाता है। अग्निदेव हो गए, और दोस्तों इन्हीं में दोस्तों अग्निदेव, जो अग्नि आपको पता ही होगा, यूक्रेन में आपको हवन कुंड के प्रभारी मिलते हैं दोस्तों। मैंने उसकी वीडियो भी आपके लिए डाल रखी है, सब कुछ इम्पोर्टेंट जो मैंने दोस्तों उसके बारे में बताया भी है। दोस्तों इसके अंदर जो कि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि जैसे वैदिक काल तो चल रहा था, तो उस समय देवता भी उत्पन्न होने लगे थे। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में तो 3 देवता आए थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसमें जो सबसे प्रमुख देवता थे दोस्तों वो तो वरुण हो गए एक, जो कि जल के देवता कहा जाता है। और दोस्तों यदि हम इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण समझे, जैसे सोम हो गया, उसको भी देवता माना जाता है। सोम का पौधे को देवता माना जाता है, जो कि एक मादक पेय है, जो जैसे कि जो दारू दारू बनती है उससे दोस्तों अल्कोहल बनता है। और ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद साथ है ना दोस्तों, उसके अंदर तो पौधों के लिए भी कई सारी बातें बताई गई हैं कि कौन सा पौधा ठीक है, किसे, जैसे एक मारुत होगी जो पवन देवता हैं। ये सभी दोस्तों इन देवता के बारे में वर्णित मिलता है कि कौन-कौन से देवता का क्या कार्य होते थे। और दोस्तों इसके अंदर जैसे कि बलि देने की प्रथा चलती थी, आपको पता ही होगा, देवता को बलि देते थे लोग। तो दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर सिर्फ यही बताया गया है कि किस तरीके से लोगों को देवता, किस तरीके से कौन-कौन से देवता थे। तो दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा सिंपल है नहीं, सिर्फ जो वैदिक काल के बारे में जितना मैंने बताया दोस्तों उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।